अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स में आज हमारा जो थर्ड फ़िलासफ़र है उसका नाम है नाइकोलो मैकियावेली। नाइकेलो जो मैकियावेली थे वो 1469 में फ्लोरेंस में पैदा होते हैं। फ्लोरेंस एक सिटी स्टेट है इटली का, और इनकी डेथ जो होती है 1527 एडी में होती है। तो सबसे पहले हम किसी भी फ़िलासफ़र को जब पढ़ते हैं तो उसकी बायोग्राफ़ी जानना ज़रूरी होती है कि वो उसकी बर्थ कहाँ पे हुई और कौन-कौन से सर्कमस्टांसेस थे। तो इन चीज़ों का अगर हमें आइडिया हो जाए तो हमें वो कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है जिसके ऊपर हम अपनी थ्योरी को जो उसने थ्योरी दी थी वो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो निकोलो मैकियावेली था वो फ्लोरेंस में पैदा हुआ। फ्लोरेंस जो है इटली का एक सिटी स्टेट है। तो जब मैकियावेली पैदा हुआ तो इटली एक डिसयूनाइटेड, डिसइंटीग्रेटेड मतलब था। डिफरेंट स्टेट्स में उस वक़्त 6 स्टेट्स मौजूद थीं। उनमें रोम है, वेनिस है, सिसिली है, मिलान है, नेपल्स है या फ्लोरेंस है। ये 6 स्टेट्स थी जिसमें वो इटली डिसयूनाइटेड था या टूटा हुआ था। अब जो इनके फ़ेमस बुक्स हैं मैकियावेली की, तो उसमें द प्रिंस है, डिस्कोर्सेस है, द आर्ट ऑफ वॉर है, और इनकी जो फ़ेमस थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। अब जब मैकियावेली थे ना वो फ्लोरेंस में एक रेवोल्यूशन आता है। तो उस रेवोल्यूशन के बाद पहले वो दरबार में काम किया करते थे एट द लोअर रैंक। रेवोल्यूशन आने के बाद उन्हें सेक्रेटरी टू द स्टेट बना दिया गया, और वो 14 साल तक एज़ अ डिप्लोमेट के तौर पे काम करते रहे, और डिफरेंट स्टेट्स में उन्होंने विज़िट किया, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा और देखा कि जो इटली है क्यों डिसयूनाइटेड है, क्यों टूटा हुआ है। तो उसको बहुत से फैक्टर्स मिले। उसमें एक चीज़ जो थी उसने देखा कि जो पोप है या जो क्रिश्चियन का क्लर्जी होता है, क्रिश्चियनिटी में क्लर्जी होता है, क्लर्जीमैन होता है, उसे पोप कहते हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा रोल है, या जो है क्या नाम है, रिलीजन का बहुत ज़्यादा रोल है इन द डिसयूनिटी ऑफ द इटली। अब उसने देखा कि जो पोप है उसकी ज़रूरत है एक किंग को। क्यों पोप ने सब स्टेट्स को डिसयूनाइटेड किया हुआ है, तोड़ा हुआ है मुख्तलिफ स्टेट्स में। अब जो एक रूलर है उसको अपनी लेजिटिमेसी के लिए एक रिलीजन का सहारा लेना पड़ता है। उस पोप का एक फ़तवा लेना पड़ता है। जिस तरह एक डिफरेंट थियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो फ़तवे देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हैं अपनी मतलब जो हैं देते हैं, डिक्रीज़ देते हैं। तो उसमें जो है पोप जो था वो क्या किया हुआ था, उसने इटली को डिसयूनाइटेड किया हुआ था ताकि ये जो स्टेट्स हैं वीक रहें, और जो किंग रूल है किंग का वो वीक रहे, और किंग की डिपेंडेंसी पोप के ऊपर रहे। जब तक वो डिसयूनाइटेड रखेगा तब तक जो किंग है उसे पोप की ज़रूरत पड़ेगी, और पोप जो है वो मेन जो डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले करेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब मैकियावेली था तो उसकी जो कंट्रीब्यूशन है, तो जो कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो रेनेसांस की तरफ वो दौर जा रहा था। तो जो मैकियावेली था उसमें एक कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं फॉर द मूवमेंट इनटू द रेनेसांस पीरियड। तो उसमें जब सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी रेनेसांस की तरफ, तो मैकियावेली जो है कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। अब 4-5 तरह की मतलब सोसाइटीज़ होती हैं। जैसे कि पहले जो ग्रीक थी, तो ग्रीक में एरिस्टोटल को हमने देखा, सोक्रेटिस को देखा, तो उनके जो नॉलेज को हमने देखा, तो फिलॉसफिकल आइडियाज़ हमें मिलते हैं। लेकिन बाद में जब क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी की जो डोमिनेंस है, उस वक़्त फिर रिलीजन ने डोमिनेट कर दिया दुनिया को। इसका मतलब ये था कि रिलीजन सुपीरियर है बाकी तमाम चीज़ों से, तो लोगों को ब्लाइंड फेथ था। कोई भी जो है रिलीजन के सामने आवाज़ नहीं उठा सकता था, ना ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। जो वो पोप कह देता था वो फाइनल डिसीजन हुआ करता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, लोगों में थोड़ी-सी अवेयरनेस पैदा हुई, फिर डार्क एजेस की तरफ आए। डार्क एजेस में फिर क्वेश्चनिंग वगैरह स्टार्ट होती है, फिर सफ़र स्टार्ट होता है रेनेसांस की तरफ। तो रेनेसांस निशात सानिया की तरफ जो सफ़र स्टार्ट होता है उसमें जो मैकियावेली हैं वो कलीदी किरदार अदा करते हैं। अब एक बात और है कि जब मैकियावेली 14 साल तो वो डिप्लोमेट ऐसे रहते हैं, लेकिन जब वो रेवोल्यूशन रिवर्स होता है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनको इम्प्रिज़न कर दिया जाता है और एक्साइल कर दिया जाता है। उसके बाद जब उन सारे एक्सपीरियंसेस को देखते हुए अपने एक्सपीरियंसेस को वो मुख्तलिफ बुक्स में बयान करते हैं, उनमें जैसे कि मैंने बताया कि प्रिंस उनकी बुक है, डिस्कोर्सेस है, द आर्ट ऑफ वॉर है। तो उसके बाद वो अपनी क्या देते हैं, थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स देते हैं। अब हम मैकियावेली की थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स पे बात कर रहे थे हैं।
तो मैकियावेली कहता है कि मैकियावेली सबसे पहले बात करता है ह्यूमन नेचर के बारे में। मैकियावेली कहता है कि इंसान बहुत ही वाइज होता है, रैशनल है, वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना जानते हैं। उसे पता है कि कौन किस चीज़ में उसका रिवॉर्ड उसे मिलेगा और किस चीज़ में उसके लिए पनिशमेंट हो सकती है। उसके अंदर एक टेंडेंसी पाई जाती है सेल्फ इंटरेस्ट। वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। वो कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं कि स्टेट भी इसी तरह होती है। स्टेट भी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो मैकियावेली ह्यूमन नेचर को स्टेट नेचर के साथ एक एनालॉजी बिल्ड करते हैं कि ह्यूमन नेचर की तरह स्टेट भी अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करती है। तो स्टेट भी अपने बेनिफिट्स के लिए काम करती है। उसके लिए फिर या तो वहाँ पे जो रूल हो रहा है वो फ़ियर से हो रहा होगा या रिस्पेक्ट से हो रहा होगा। इनमें से 2 चीज़ें होंगी, एक चीज़ होगी, या वहाँ पे फ़ियर होगा या रिस्पेक्ट होगा या दोनों होंगी। तो अगर वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं तो वो जो स्टेट है वो उसकी जो डोमिनेंस है वो कायम नहीं रह सकती। वो कहता है कि अगर कहीं पे फ़ियर और जो रिस्पेक्ट का अगर क्लैश आ जाता है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए, फ़ियर को डोमिनेट करना चाहिए। वो एक डिप्लोमैट के लिए, एक रूलर के लिए कुछ सजेशंस देते हैं कि अगर उसने रूल करना है तो उसको उससे लोग डरें, फ़ियरफुल हों, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर कहीं पे ये होता है कि दोनों ये वैल्यूज़ आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर जाती हैं तो ज़रूरी है कि लोग उससे डरें, फ़ियरफुल हों उससे, ठीक है? इसके अलावा वो सजेशन देते हैं कि एक जो रूल करने के लिए वो पावर पॉलिटिक्स के लिए बात करते हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मोनार्की को वो प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि वन मैन जो रूल होगा बहुत ही एक वाइब्रेंट तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में वो लोगों को कंट्रोल कर सकेगा, वो पावर शेयरिंग नहीं करेगा। तो वो मैकियावेली एब्सोल्यूट मोनार्की की भी बात करते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि चर्च को पॉलिटिक्स से अलहदा कर दो। मतलब ये कि वो सेक्युलरिज़्म का कंसेप्ट देते हैं कि वो कहते हैं कि चर्च को क्या कर दो, पॉलिटिक्स से अलहदा कर दो। आप अपनी कमांड्स चर्च से ना लो, पोप से ना लो, बल्कि रूलर को क्या हो जाना चाहिए, खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो अपनी अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करे और फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टेट के लिए, वो स्टेट के बेनिफिट के लिए काम करे। वो कहते हैं कि मज़ीद वो बात करते हैं कि चर्च को क्या कर देना चाहिए, पॉलिटिक्स के सबऑर्डिनेट कर देना चाहिए, कि जहाँ पे अगर इन दोनों में क्लैश होता है तो वहाँ पे पॉलिटिकल जो वैल्यूज़ हैं वो डोमिनेट कर जाएँगी चर्च के ऊपर। इसके अलावा वो बात करते हैं कि एक रूलर को चाहिए कि वो ब्रेव हो लाइक अ लायन और कनिंग हो लाइक फॉक्स। वो कहते हैं कि शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और फॉक्स की तरह उसे क्या होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है ना तो वो एथिकल वैल्यूज़ को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रूलर अपने बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसे हम आम ज़ुबान में एक रिलीजियस कार्ड के तौर पे कह सकते हैं कि मतलब मज़हब को अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने रूल को कायम करने के लिए एक रूलर इस्तेमाल कर सकता है अकॉर्डिंग टू मैकियावेली। ये सजेशंस वो दे रहे हैं किसको, एक रूलर को दे रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि या तो स्टेट एक्सपेंड करे या जो है वो एंड हो जाएगी। वो अखंड भारत जैसे फॉर एग्जांपल नाउअडेज़ दिस कांसेप्ट इज़ वेरी रेलेवेंट इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि अगर स्टेट को क्या करते रहना चाहिए, एक्सपैंड करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। इसके अलावा वो बात करते हैं कि अगर कहीं पे 2 स्टेट्स के दरमियान क्लैश चल रहा है, वहाँ पे फाइट हो रही है, एक क्या है, एक बड़ी स्टेट है और एक छोटी स्टेट है, एक वीकर स्टेट है और एक लार्जेस्ट स्टेट है। तो आपको क्या करना चाहिए, वीकर स्टेट की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। क्यों वीकर स्टेट की हेल्प करनी चाहिए? क्योंकि जब वीकर स्टेट को आप एम्पावर करेंगे तो उसका साइज़ भी उसकी पावर भी उस दूसरी स्टेट के बराबर हो जाएगी। इस तरह दोनों क्या कर देंगे, बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। अगर आप क्या करोगे, बड़ी स्टेट की हेल्प करोगे तो बड़ी स्टेट और ज़्यादा एक्सपैंड कर जाएगी और उस छोटी स्टेट को निगल जाएगी, इनगल्फ कर जाएगी। उसके बाद आपको भी खतरा होगा कि वो आपको भी अटैक कर सकते हैं और आपको भी क्या कर सकते हैं, इनगल्फ कर सकते हैं, आपको भी डिस्ट्रैय कर सकते हैं। तो वो कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं, अगर कहीं पे कोई लड़ाई होती है तो आपने किसको सपोर्ट करना है, वीकर को सपोर्ट करना है, ताकि उसकी पावर उस पावरफुल के बराबर हो जाए। इस तरह क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा, जो थ्रेट है वो ख़त्म हो जाएगा। अब
अब इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर मैकियावेली के मेन पॉइंट्स देखें थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स की, तो वो बात करते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो क्या है, वो इंसान अपनी इंस्टिंक्ट में सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करता है, वो वाइज है, रैशनल है। स्टेट भी वो कहता है इसी तरह क्या है, एक अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करती है, स्टेट के इंटरेस्ट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मैकियावेली के मुताबिक स्टेट क्या है, एंड है। स्टेट के लिए आप बाकी तमाम चीज़ें क्या बन जाएंगी, मीन बन जाएंगी, उसका ज़रिया बन जाएंगी, मीन्स बन जाएंगी। इसके अलावा मैकियावेली सजेशन देता है रूलर को कि रूलर से लोग डरें, फियरफुल हों या उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर या दोनों चीज़ें होनी चाहिए या दोनों में से एक चीज़ लाजमी होनी चाहिए। अगर कहीं पे रिस्पेक्ट और फियर का क्लैश आ जाता है तो उससे लोग डरें। ये जो फियर वाला एलिमेंट है वहाँ पे डोमिनेट होना चाहिए अगर वो अपने रूल को मेंटेन करना चाहता है। इसके अलावा वो कहता है कि एक जो रूल है वो एब्सोल्यूट मोनार्की होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मोनार्की में जो रूल है वो ज़्यादा ऑथेंटिक वे में वो हो सकता है या ज़्यादा जो है कंप्रीहेंसिवली वो कर सकता है बंदा और कंट्रोल कर सकता है मैसेज को। इसके अलावा मैकियावेली बात करता है कि मज़हब को सियासत से अलहदा कर दिया जाए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सेकुलरिज्म का फादर है वो भी कौन है, मैकियावेली है। वो मज़हब को जो है सियासत से दूर करने की बात करता है और कहता है कि मज़हब को क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स के सबऑर्डिनेट होना चाहिए। इसके अलावा मैकियावेली बात करता है कि अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है आप एथिकल वैल्यूज़ को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द सबजुगेशन ऑफ मैसेज, फॉर द लेजिटिमेसी ऑफ इट्स रूल ऑफ अ रूलर। मतलब ये कि आप क्या है, मैसेज को दबाने के लिए एथिकल वैल्यूज़ को, मज़हब कार्ड आप खेल सकते हो। इसके अलावा वो बात करते हैं कि एक रूलर को एक इतना बहादुर होना चाहिए, जस्ट लाइक अ लायन एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स। शेर की तरह उसे बहादुर और लोमड़ की तरफ या लोमड़ी की तरह उसे चालाक होना चाहिए। इसके अलावा वो बात करते हैं कि स्टेट को या तो एक्सपैंड करना चाहिए या वो एंड हो जाएगी। और कहीं पे अगर फाइट हो रही है तो उसको क्या चाहिए कि उसको वीकर स्टेट की हेल्प करनी चाहिए, ताकि जो वीकर स्टेट है पावरफुल हो जाए दूसरी स्टेट के मुकाबले में और दोनों एक दूसरे की बैलेंस ऑफ पावर हो जाए। अदरवाइज जो है, अगर आप वीकर स्टेट या किस न्यूट्रल भी रहते हैं तो वो क्या करेंगे, उस वीकर स्टेट को ख़त्म करने के बाद आप उसका निशाना हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि मैकियावेली के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या आता है, तो मैकियावेली के ऊपर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है वो क्या कहता है, वो ब्रूटैलिटी की बात करता है। वो कहता है कि रूलर जो है हर तरह के टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर सकता है, ऑपरेशन को इस्तेमाल कर सकता है लोगों को सबजुगेट करने के लिए। तो आज के दौर में जो ब्रूटैलिटी है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन राइट्स और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड अदर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेज विच आर प्रेजेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी स्टेट। तो सबसे पहले वो जो ब्रूटैलिटी की बात करता है वो उसके ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरी बात, वो जब बात करता है कि आप मज़हब को इस्तेमाल कर सकते हो फॉर द पॉलिटिकल गेन्स, तो वो एक तरह से जो है डिसरिस्पेक्ट कर रहा है डिफरेंट रिलीजन्स को। तो आज के दौर में ये चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा वो क्या करता है, वो कहता है कि फियर एंड रिस्पेक्ट। तो आज के दौर में आप लोगों को फियरफुल नहीं कर सकते। और वो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करता है। जो एब्सोल्यूट मोनार्की है वो तो एंटी डेमोक्रेटिक है। ये एंटी डेमोक्रेटिक है, मतलब आज की जो नेशन स्टेट्स हैं वहाँ पे जो सबसे रेलिवेंट पॉलिटिकल सिस्टम समझा जाता है वो डेमोक्रेसी है। तो वो मैकियावेली एब्सोल्यूट मोनार्की की बात कर रहा है, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट इन दीज डेज। इसके अलावा वो मज़ीद बात करते हैं कि जो है एक स्टेट को एक्सपैंड या करना चाहिए। तो अब आज के दौर में नेशनल टेरिटोरियल जो है वेस्टफेलिया जब 1648 में होती है, उसके बाद नेशन स्टेट्स वजूद में आती है। नेशन स्टेट्स की एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है तो वो उससे एक्सपैंड नहीं कर सकती। तो वो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो आज के दौर में वो भी जो चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ आप किसी की सोवरेनिटी को जो है वो डैमेज करोगे। अब इनकी रेलेवेंस की बात कर लेते हैं कि मैकियावेली की जो थ्योरी है उसकी रेलेवेंस क्या है आज के दौर में, वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मैकियावेली को जो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का फादर समझा जाता है। मैकियावेली इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस। सेकेंडली, वो जो उनकी बुक है द प्रिंस, वो आज के डिप्लोमेट्स के लिए एक हैंड बुक के तौर पे काम करती है, क्योंकि वो इस तरह के टैक्टिक्स बताती है कि फॉर एग्जांपल बाज़-औक़ात आपको कुछ फैक्ट्स को छुपाना पड़ता है फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट। आपको हर चीज़ आवाम तक जो है उस एक्सपोज नहीं करनी होती, क्योंकि समटाइम्स यू नीड सम सीक्रेट एरियाज, सम ग्रे एरियाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टेट। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो आज के दौर में हमें रेलिवेंट नज़र आती है। इसके अलावा हमें रेलिवेंस नज़र आती है कि जो सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं आज के दौर में, हम कहते हैं कि मज़हब को
जो सियासत से अलहदा कर देना चाहिए, तो उसका जो पायोनीर है या उसका जो फाउंडिंग फादर है, तो वो भी कौन है? मैकियावेली है। इसके अलावा इसकी जो रेलेवेंस हमें नज़र आती है मैकियावेली की, वो बैलेंस ऑफ पावर में हमें नज़र आती है कि आज के दौर में भी अगर एक वीकर स्टेट और एक स्ट्रॉन्गर स्टेट के दरमियान फाइट हो रही है, तो यू शुड सपोर्ट अ वीकर स्टेट, अदरवाइज दैट अगर इफ यू रिमेन न्यूट्रल और इफ यू डोंट सपोर्ट वीकर स्टेट, देन इट इज पॉसिबल दैट द bigger state after engulfing that weaker state comes to you and ends you। तो क्या हो सकता है कि अगर आप वीकर स्टेट को हेल्प नहीं करते, तो वो जो बिगर स्टेट है उसके खात्मे के बाद उसका निशाना आप भी हो सकते हो। फॉर एग्जांपल इसकी हम मिसाल अफ़गानिस्तान के जो है कंटेक्स्ट में देख लेते हैं। जब यूएसएसआर ने रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया फॉर द सर्चिंग ऑफ अरेबियन सी और वार्म वाटर्स, तो गर्म पानियों की तलाश में जब वो अफ़गानिस्तान पे वो हमलावर होता है, तो उस वक्त पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सपोर्ट करता है फॉर द फाइट अगेंस्ट रशिया या यूएसएसआर। अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सपोर्ट ना करता, अफ़गानिस्तान को अगर वो कॉन्कर कर लेते, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि अफ़गानिस्तान के बाद निशाना हम नहीं होना था। तो आज के दौर में भी हमें नज़र आता है कि बैलेंस ऑफ पावर का जो कंसेप्ट है बहुत ही रेलिवेंट है। इसके अलावा मैकियावेली की जो रेलेवेंस नज़र आती है वो पावर पॉलिटिक्स में होती है, वो नज़र आती है। वो कहते हैं कि रियलिज्म, इसको आज के दौर में रियलिज्म कहते हैं। रियलिज्म की थ्योरी बहुत फेमस एक थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस में। मतलब ये कि आज के दौर में जो पॉलिटिक्स होती है फॉर द अटेनमेंट ऑफ पावर होती है, मतलब पावर पॉलिटिक्स होती है। जो भी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो सियासत है, उसका अल्टीमेट गोल क्या होता है? पावर को क्या करना? अवेल करना, पावर को हासिल करना for its rule or other purposes। तो अगर हम इसके क्रिटिसिज्म और रेलिवेंस को थोड़ा सा समराइज़ करें चंद पॉइंट में, तो इस तरह कर सकते हैं कि वो जो मैकियावेली है वो फ़ियर की बात करता है कि आपने रूल करना है तो लोगों के दिलों में आपका फ़ियर होना चाहिए, डर होना चाहिए। तो आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है, आप लोगों को फ़ियरफुल नहीं कर सकते, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं छीन सकते उनसे। तो ये पॉइंट जो है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा वो एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की इज़ नॉट रेलिवेंट दीज डेज बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट रेलिवेंट सब्जेक्ट दीज डेज। तो ये भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा वो बात करते हैं कि आप एथिकल वैल्यूज़ को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसे एक मज़हब कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये कि लोगों को उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हुए अपने बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हो। तो दीज थिंग्स आर नॉट एथिकल, मॉरली एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप मज़हब को इस्तेमाल करो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। इसके अलावा वो बात करते हैं कि रूलर शुड बी ब्रेव लाइक अ लायन एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स, कि एक जो रूलर है उसको शेर की तरह जो है बहादुर होना चाहिए और लूमड़ी की तरह उसको चालाक होना चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट हैं वो मज़ीद वो ये बात करते हैं कि जो एक रूलर है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऑपरेशंस को या मुख्तलिफ़ किस्म के जो है परसिक्यूशन कर सकता है, वो अवाम को सब्जुगेट कर सकता है, अपनी पावर को क्या कर सकता है? एक्सरसाइज कर सकता है। तो आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा वो बात करते हैं एक्सपेंशन की, तो ये भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है कि आज के दौर में एक्सपेंशन भी पॉसिबल नहीं है। रेलेवेंस की बात करें तो रियलिज्म की शक्ल में उनकी रेलेवेंस नज़र आती है, बैलेंस ऑफ पावर की शक्ल में उनकी रेलेवेंस नज़र आती है। इसके अलावा सेकुलरिज्म की उन्होंने जो है बुनियाद रखी थी, इसमें उनकी रेलेवेंस नज़र आती है। इसी वजह से हम मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट मैकियावेली। थैंक यू।